हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, अभी अभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें राज्यपाल जी ने खुद यहाँ पर टोटल पदों की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 87,000 आपके टोटल पद आने वाले हैं। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, 23 फरवरी तक फॉर्म भर रहे हैं एंड उसके बाद 7 से 17 मार्च के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा और टोटल पदों की घोषणा आपकी हो चुकी है। इससे पहले वाला वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं, उनका खुद का जो लाइव है वो मैंने डाला हुआ है चैनल पर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th इन सभी में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि सभी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आप 1 to 5 के लिए भरेंगे अलग चीज़ें हैं, 9, 10th के लिए भर रहे हैं अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं आपको सारा बताने वाली हूँ। साथ ही साथ सिलेबस की भी बात करेंगे, हर लेवल का मैं आपको सिलेबस बताऊंगी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th में, और साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और एज रिलैक्सेशन को लेकर किस लेवल पर क्या चीज़ें निकल करके आई हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे वो एज रिलैक्सेशन को लेकर ही आ रहे थे कि हमें 10 ईयर का मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एज की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो टीआरई 2 में 2-3 नंबर से रह गए हैं और अभी फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे क्योंकि एज उनकी जा चुकी है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ एक अपडेट और है कि अगर आपके सीटेट में 75 मार्क्स हैं तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स कौन हैं जिनके कि सीटेट 75 में यहाँ पर जो एलिजिबल हो जा रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में 1 by 1 समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये तो आपका एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस की डिटेल है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ ताकि वही स्टूडेंट जो है वीडियो को एंड तक देखें जो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ 1 to 5 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास डीएलएड होना चाहिए। बीएड वाले 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। डीएलएड होना चाहिए और साथ में सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जी हाँ। और साथ में जो होता है 10th 12th जो एजुकेशन आपने ली है वो सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, वो तो होंगी ही। साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अब एनआईओएस डीएलएड वालों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम भी एलिजिबल हैं, तो देखिए एनआईओएस यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया 1 to 5 के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। अगर अब मैं 6 to 8 की बात करूँ तो 6 to 8 में भी सेम आपका एजुकेशन वाला तो रहेगा ही, 10th 12th, और साथ में 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन भी यहाँ पर कंप्लीट चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 1 to 5 के लिए पेपर 1 और 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए पेपर 2, और साथ में 6 to 8 में डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में 6 to 8 में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6 to 8 का। अब मैं आपको बताती हूँ 9, 10th का। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 में 9, 10th में अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशन वाला तो सब वैसे ही रहेगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। साथ में जो मैंडेटरी है वो मैं आपको बता देती हूँ, बिहार एस्टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें सीटेट नहीं मांगते हैं, इसमें बिहार एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई मांगते हैं। और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, डीएलएड वाले यहाँ पर नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 9, 10th के लिए। और अगर मैं बात करूँ 11, 12th की, अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास 10th होना चाहिए, 12th भी किया होना चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। इन सभी की मार्कशीट और जो डिग्री है उन्हें आप रख लीजिएगा, क्योंकि डीवी के टाइम पर क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स के पास डिग्री नहीं होती है, मार्कशीट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मार्कशीट नहीं होती है, डिग्री होती है। तो इस कंडीशन में उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, इसलिए आप लोग अपनी डिग्री और मार्कशीट दोनों रख लीजिएगा टाइम से। तो 11, 12th वालों को चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में बिहार एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए 11, 12th में अप्लाई करने के लिए, ठीक हो गया। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए, ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब मैं आपको पहले सीटेट मार्क्स बता देती हूँ। सीटेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है ये, ठीक है, सेम है। सबसे पहले मैं अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात करूँ, अगर आप बिहार को छोड़ करके किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, चाहे मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो, सभी के लिए है 90 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट होते हैं। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं बिहार में जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, याद रखिएगा।
और वहीं अगर बिहार के कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो बिहार के कैंडिडेट्स को सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए? तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट आते हैं उनको यहाँ पर 90 मार्क्स चाहिए सीटेट पास करने के लिए, ठीक है। सीटेट में होने चाहिए 90 मार्क्स उनके। और वहीं अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की और जो जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी, तो उनके 82 मार्क्स अगर सीटेट में हैं तब भी वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि वो सीटेट 82 में पास माने जाएंगे बिहार में, ठीक है। ओबीसी मेल फीमेल और जनरल फीमेल कैंडिडेट। वहीं पर अगर मैं बात करूँ SC ST PH, इनकी अगर हम बात करें मेल फीमेल सभी, इनके 75 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में। जी हाँ, बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। अगर उनके सीटेट में 75 मार्क्स हैं तो ये यहाँ पर आराम से इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये एलिजिबल होंगे ओनली 75 मार्क्स में, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं और SC ST कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में आपका स्थायी निवास होना चाहिए। टाइम से बना लीजिए क्योंकि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो जो ओबीसी से हैं उनके पास वो जो नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होता है ना, वो होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स को ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि उनको किसी भी तरीके का कोई आरक्षण नहीं मिलता है, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो मैरिड फीमेल हैं, क्योंकि मैरिड फीमेल के बहुत कमेंट आते हैं, तो मैरिड फीमेल के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर ये SC ST या OBC किसी भी तरह का कोई भी आरक्षण रखती हैं तो इनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पिता के नाम से होने चाहिए और पिता के एड्रेस से होने चाहिए, ना कि पति के एड्रेस से। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप ये आरक्षण रखती हैं तो टाइम से बना लीजिएगा सारा सर्टिफिकेट, अदरवाइज आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगी। और अगर अप्लाई कर भी लेंगी तो DV के टाइम पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा TRE 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। आज मॉर्निंग में ही मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी। कंप्यूटर साइंस में लगभग 15-16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर हुए हैं। किसी के पास STET का सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी के पास CTET का सर्टिफिकेट नहीं है, इस तरीके से वो बाहर हुए हैं। और अपीयरिंग कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, कोई भी अपीयरिंग नहीं, ठीक है। ना STET अपीयरिंग, ना DLED अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा समझा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जिसके लिए आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। जो सिलेबस है डिटेल में मैं आपको बताऊंगी हर क्लास का, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का और 11 12th का। ये जो आप देख पा रहे हैं ना 17 पेजेस का, ये PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया है। अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से खुद भी रीड कर सकते हैं इसको। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वही मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ से आपका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो क्या रहने वाला है। उसके बाद एज क्राइटेरिया को लेकर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 1 to 5 के लिए है। जो स्टूडेंट्स 1 से 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका पूरा पेपर होगा 2.5 घंटे का और 150 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये जो 150 क्वेश्चन रहेंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। पेपर एक ही होगा, उसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा भाग 1, एक होगा भाग 2। भाग 1 जो होगा इसमें आपसे भाषा के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। भाषा आपका 30 नंबर का होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो 120 नंबर का है वो GS आएगा। अब इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी कि इनके अंदर क्या क्या आएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 भाग 2। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला। देखिए यहाँ पर आपको चूज़ करना है, आपकी मर्जी कौन सा लैंग्वेज लेते हैं। बट अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश यहाँ पर मैंडेटरी है, इंग्लिश आपको लेना ही पड़ेगा। साथ में कोई एक लैंग्वेज आप और चूज़ कर सकते हैं, या तो हिंदी कर लीजिए, या तो उर्दू कर लीजिए, या तो बांग्ला कर लीजिए, ठीक है। इन चारों में से एक कर सकते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों में से। सॉरी, इंग्लिश लेना कंपलसरी है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और ये जो 30 नंबर का पेपर है ना भाषा का, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। आपको बस इसे क्वालिफाई करना है, 30 में से 9 नंबर ले आने हैं, बस हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। अगर आपके नंबर 9 से कम आ जाते हैं तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। अगर 8 नंबर भी आप लाते हैं तो उसके बाद जो आपका 120 मार्क्स का GS है ये देखा ही नहीं जाएगा। अगर आपके भाषा में 9 नंबर नहीं आते हैं तो 120 का जो GS है ये आपका चेक ही नहीं होगा, भले ही आप 120 में से 119 नंबर क्यों ना ले आएँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाषा अर्हता है, क्वालिफाइंग नेचर का है, वो आपने क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाग सेकंड। भाग सेकंड जो आपका आएगा वो 120 मार्क्स का आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस 120 में आपका GS पूछा जाएगा। GS के अंदर क्या क्या आएगा, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होकर के जीएस में 120 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स ही फॉलो करनी है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इसी पर बनेगा, इसी के अंदर से आएगा। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 6 to 8 का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है 6 to 8 के लिए। ठीक है, 1 to 5 का कंप्लीट तो सेम है, जो भाग फर्स्ट है ये तो सेम ही रहेगा 1 to 5 के जैसा, यानी कि 6 to 8 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका पेपर क्या होगा, 150 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का होगा, सेम 1 to 5 की तरह। और ये जो पेपर होगा आपका 3 भागों में डिवाइडेड होगा, वो तो 2 भागों में था बट ये 3 भागों में हो जाएगा। भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड। भाग फर्स्ट आपका सेम भाषा अर्हता, लैंग्वेज इंग्लिश आपने लेनी है और इनमें से एक लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से। सेम है 1 to 5 की तरह, आपको जस्ट इसको क्वालिफाई करना है, 30 में से 9 नंबर ले आने हैं। ठीक है, ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो भाग सेकंड आएगा ना वो 40 मार्क्स का आएगा और इस 40 मार्क्स में आपका जीएस पूछा जाएगा। जीएस के अंदर आपका सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। जो 1 to 5 में जीएस आपका 120 मार्क्स का है वही जीएस आपको पढ़ना है, सिर्फ 40 नंबर का आएगा वो। और जो भाग थर्ड है यहाँ पर वो 80 मार्क्स का आएगा। और भाग थर्ड में आपसे क्या पूछा जाएगा वो ध्यान से देख लीजिए। भाग थर्ड में आपने ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, या तो आप मैथ साइंस वाले होंगे या फिर सामाजिक विज्ञान वाले, या हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें से आपने किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया होगा तो इनमें से एक सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे फॉर्म अप्लाई करते हुए, उसी के 80 मार्क्स आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है 6 to 8 का पूरा आपका सिलेबस। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स ही आपको फॉलो करनी है, कोई पेड कोर्स नहीं लेना है। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप किसी और का कोर्स खरीदें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली 6 to 8 की। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ 9th-10th के लिए यहाँ पर क्या है। 9th-10th के लिए भी सेम 6 to 8 के जैसा ही पूरा सिलेबस है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 घंटे मिलेंगे और 150 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम जो पेपर होगा 3 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला वही भाषा अर्हता, सेम 1 to 5 और 6 to 8 की तरह। भाग सेकंड आपका 40 मार्क्स का, सेम 6 to 8 की तरह। जो जीएस वाला पोर्शन होगा लिखा है देखिए वही सारा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। भाग सेकंड आपका 40 मार्क्स का ये होगा। और जो भाग थर्ड होगा वो सेम जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, 80 मार्क्स का आएगा भाग थर्ड। यहाँ पर आप देख लीजिए ये सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। 9th-10th में सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं तो हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होगा जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट को, और उस सब्जेक्ट के यहाँ पर 80 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 9th-10th का। और सेम है एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम 11th-12th का बात करें सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो 11th-12th का आप देख लीजिए यहाँ पे सेम है। जो पेपर होगा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, 3 भाग होंगे। पहला भाग सेम भाषा अर्हता वाला, लैंग्वेज वाला, जो 30 नंबर का होगा, 9 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए जो कि ज़रूरी है। उसके बाद भाग सेकंड आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे सेम 9th-10th की तरह। जीएस में आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। उसके बाद जो भाग थर्ड होगा वो 80 मार्क्स का आएगा। और भाग थर्ड में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया ना कि 11th-12th के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में से आपने जिस भी सब्जेक्ट में किया है उसके 80 मार्क्स आपसे, 80 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए आप, सब्जेक्ट है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित। उसके बाद और भी हैं भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, संगीत एवं उद्यमिता। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा, उसके आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिलेबस, पूरा एग्जाम पैटर्न बता दिया है हर क्लास का, 1 to 5 से लेकर पूरा 11th-12th तक।
बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में बता चुकी हूँ। हर एक पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। वीडियो जाकर देख सकते हैं आप। अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि ये चीज़ें जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जो अदर चीज़ें दी हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं एक बार एज क्राइटेरिया को लेकर। तो देखिए एज में इन्होंने अभी तक कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एज रिलैक्सेशन अभी हम नहीं दे रहे हैं, बट स्टूडेंट्स द्वारा इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है। हो सकता है कि एज रिलैक्सेशन ये दे दें, और वैसे देना भी चाहिए। पर्सनली मुझे ये लगता है 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए एटलीस्ट। देखिए TRE 2 में क्या हुआ था ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 2-3 नंबर से रुक गया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया ही नहीं। इस कंडीशन में ये स्टूडेंट्स 2-3 नंबर से रह गए। और एक स्टूडेंट का तो मुझे कॉल भी आया था जो सिर्फ 1 नंबर से रही हैं, वो कोई लड़की हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि BPSC ने सोचना चाहिए, रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। अदरवाइज़ उनकी BEd DLEd एस्टेट सीटेट इन डिग्रीज़ का वो क्या करेंगे अगर उनको आप एज रिलैक्सेशन दे ही नहीं रहे हैं तो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। कोई और क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड्स आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।